अबॉर्शन या इसकात हमल सेहत की ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए एक आम तिब्बी तरीक़ा है। WHO के ज़रिए तजवीज़ करदा तरीक़ों का इस्तेमाल करके हमल की मुद्दत के लिए मौजू वक्त पर और माहिर डॉक्टरों के ज़रिए इसे किया जाना महफूज माना गया है। लेकिन हर मुल्क में इससे मुताल्लिक़ कुछ कवानीन होते हैं। भारत में भी अबॉर्शन से मुताल्लिक़ कवानीन हैं और कुछ अहम अदालती फैसलों ने भी इस समत में रहनुमाई की है। अगर तारीख पर नज़र डालें तो 1960 तक अबॉर्शन को गैर कानूनी माना जाता था और IPC की दफ़ा 312 और 313 के तहत ऐसा करने पर 3 साल से 10 साल तक की सज़ा का भी इंतज़ाम था। लेकिन वक्त बदलने के साथ साथ ख्वातीन की जिस्मानी व ज़हनी सेहत और ज़चगी के दौरान उनके हुकूक की आवाज़ें भी बुलंद होने लगीं। इनको मद्देनज़र रखते हुए सन 1960 में एक कमेटी तश्कील दी गई, जिसको ये जिम्मेदारी भी दी गई कि वो इस बात की जांच करे कि क्या भारत में ख्वातीन को अबॉर्शन का हक मिलना चाहिए या नहीं। और फिर यही शांतिलाल शाह कमेटी अपनी सिफारिशात पेश करती है, जिसकी बुनियाद पर हुकूमत 1971 में एक कानून को मंजूर करती है जिसका नाम था द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971। वक्त और ज़रूरत को देखते हुए इस कानून में बड़ी तब्दीली सन 2021 में की गई, जिसे द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट एक्ट 2021 के नाम से जाना जाता है। अगर तब्दील किए गए कानून पर नज़र डालें तो जहां 1971 के कानून में सिर्फ शादीशुदा ख्वातीन को अबॉर्शन का इख्तियार था, वहीं 2021 के कानून में यह हक गैर शादीशुदा ख्वातीन को भी दिया गया है। इसके अलावा 1971 के कानून के मुताबिक हमल ठहरने के 20 हफ्तों के अंदर अबॉर्शन करवाया जा सकता था, जबकि 2021 की तब्दीली के मुताबिक जिनसी ज्यादती की शिकार खातून 24 हफ्तों तक भी इसकात हमल करवा सकती है और अगर बच्चे में कोई खामी नजर आती है तब 24 हफ्तों के बाद भी अबॉर्शन की इजाज़त ये कानून देता है। इसके अलावा हमल की किस मुद्दत में कितने डॉक्टर्स की इजाज़त की ज़रूरत होगी, इसमें भी तब्दीली की गई और अगर ख्वातीन की प्राइवेसी के साथ कोई धोखा होता है तो ऐसे में अब जुर्माना और सज़ा दोनों का इंतज़ाम है। आज की पेशकश में इस अहम कानून और ख्वातीन की समाजी, माशी और घरेलू ज़िंदगी पर इस कानून के पड़ने वाले असरात पर माहिरीन के ज़रिए रोशनी डाली जाएगी। अपना मुल्क अपना आइन, शक्ति संविधान की। नाज़रीन आदाब, आज की पेशकश में आपका इस्तकबाल है और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद नौमान। किसी भी खातून के लिए हामला होना एक ऐसी सूरत हाल होती है जब वो किसी इंसान के दुनिया में आने का ज़रिया बनती है। माँ और बच्चे का रिश्ता बहुत अजीम माना जाता है, लेकिन कभी कभी ये सूरत हाल किसी जिनसी ज़्यादती की वजह तो कभी जहनी तनाव की वजह भी बन जाती है। और ऐसी सूरत हाल में इसकात हमल यानी अबॉर्शन के क्या कवानीन हैं, इनको समझना, इनको जानना हम सब के लिए ज़रूरी है। आज की इस पेशकश में इस अहम मौजू पर हम गुफ्तगू करेंगे और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं दो ख़ास मेहमान। हमारे साथ हैं मारूफ वकील मोहतरमा रेखा अग्रवाल साहिबा और हमारी दूसरी ख़ास मेहमान हैं मोहतरमा नेहा गुप्ता मैडम। आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। आप दोनों का आज की इस पेशकश में बहुत बहुत इस्तकबाल है। आप दोनों के अलावा हमारे साथ लॉ के स्टूडेंट भी मौजूद हैं जिनके सवालों को आज की इस पेशकश में हम शामिल करेंगे। आपका भी आज की इस पेशकश में बहुत बहुत इस्तकबाल है। सबसे पहले आगाज़ करते हैं, जब हम बात करते हैं इसकात हमल की या अबॉर्शन की, तो रेखा जी, हमारे देश में पहले इसको गैर कानूनी माना गया, लेकिन कब ये ज़रूरत महसूस की गई कि नहीं अब इसको एक कानूनी मंजूरी दी जाए, तो वो क्या कुछ बैकग्राउंड था, क्या ज़रूरत थी देश के सामने, वो कौन से ऐसे अहम फैसले थे जो उस वक्त लिए गए? देखिए, 1971 के पहले तक हमारे देश के अंदर गर्भपात कराना यानी कि अबॉर्शन कराने की इजाज़त नहीं थी। इसको गैर कानूनी समझा जाता था, क्योंकि अगर आप अपने गर्भ में पनपते हुए किसी बच्चे को अगर आप कत्ल कर देते हैं तो ये एक भारतीय संविधान के तहत एक क्राइम माना जाएगा। इंडियन पीनल कोड के तहत एक ऐसा क्राइम माना जाता है जिसकी जो सज़ा है वो आपको लाइफ सेंटेंस भी मिल सकती थी, डेथ सेंटेंस भी मिल सकता था। परंतु जैसे समय समय बदलता गया और अगर मैं कहूँ कि समाज में परिवर्तन आया, हर परिप्रेक्ष्य के अंदर परिवर्तन आया, खास करके मैं ये कहूँगी कि महिलाओं में धीरे धीरे करके जागरूकता आई, महिलाओं को भी पढ़ाई करने का मौका दिया गया, घर के बाहर निकल के काम करने का भी मौका दिया गया।
तो जो एक पुराने समय की जो महिलाएं थी, जिनको जो सिर्फ अपने घर की ज़िंदगी तक लिमिटेड थी, उनको अपने घर की दहलीज के बाहर पाँव नहीं रखा था, परंतु जब समय बदला तो महिलाओं के अंदर भी जब जागरूकता आई तो उनको ये सोचने का अधिकार मिला कि क्या हम वाकई में जो हमारे गर्भ में बच्चा पल रहा है, चाहे मैं विवाहिता हूँ चाहे मैं अविवाहिता हूँ, क्या मेरे को उसको जन्म देना ही पड़ेगा। तो समय की मांग, मैं तो यही कहूँगी नुमान भाई कि समय की मांग हुई। और देश में ये भी देखा गया क्योंकि 1971 के पहले क्योंकि गैरकानूनी माना जाता था, तो गर्भपात कराने के लिए कुछ महिलाएं गलत जगह पे जाके अपना गर्भपात कराती थी, कुछ मजबूरी के अंदर। खास करके जो अविवाहित औरतें होती थी वो गर्भपात करा लेती थी। वो जो दाइयाँ होती हैं गलियों के अंदर जो होती हैं, जो अनपढ़ होती हैं, उनके साथ करवा लेती थी, तो कई बार जान को खतरा हो जाता था। बच्चे को गर्भपात कराते कराते महिला खुद का जो है देहांत हो जाता था। तो समय की जब मांग हुई कि चाहे वो विवाहिता महिला है, अबॉर्शन जो थी और इलीगल अबॉर्शन जो थे उस वक्त भी हो रहे थे, तब भी हो रहे थे, परंतु वो जिसको कहते हैं एक दबा हुआ एक टॉपिक था जिसके बारे में कोई एक्नॉलेज नहीं करना चाहता था कि उसको, जैसे कहते हैं कि उसको आप एडमिट नहीं करोगे कि हाँ हमारे शहर में या हमारे देश के अंदर ऐसा काम हो रहा है। परंतु जब ये अनसेफ अबॉर्शंस की बातें जब आगे आई, निकल के आई और पता चला कि फलानी महिला जो है उसका देहांत हो गया, मृत्यु हो गई क्योंकि अनसेफ अबॉर्शन कराने की कोशिश करी, क्या ये एक क्रिमिनल एक्ट बनता है? अगर एक विवाहिता औरत ने भी अगर अपना अबॉर्शन कराया, अपने पति या ससुराल वालों को बिना पूछे करवाया, तो क्या ये उनके गृहस्थ जीवन के जो अधिकार हैं उसको भी इफेक्ट करता है? तो कई ऐसी वजह थी जिसके अंदर खास करके हमारे संविधान बनाने वालों को लगा कि लॉ मेकर्स को लगा कि हमें इसमें अब समय के साथ साथ बदलना पड़ेगा और अब महिलाओं को भी वो पूरा का पूरा अधिकार देना चाहिए जो संविधान के अंदर बराबरी का अधिकार देता है। खास करके एक तो बराबरी का, और एक और जो फंडामेंटल राइट है वो है राइट टू बॉडी, राइट टू गुड हेल्थ। तो इन सब को देखते हुए 1971 के अंदर पहली बार जो कानून बना, राइट टू मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कानून बना, जहाँ पर महिलाओं को जो 20 हफ्ते तक का जो गर्भ था उसको टर्मिनेट करने की, उसका गर्भपात करने की इजाज़त मिली। पर 1971 और आज हम 2024 के अंदर हैं, तो 2021 के अंदर अगर मैं बात करूं तो 40 सालों के बाद में ये बहुत बड़ी तब्दीली हुई और जो अमेंडमेंट आया उसमें कानून में संशोधन आया, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि 20 हफ्ते तक का ही गर्भ है जिसको आप टर्मिनेट कर सकते हैं। कुछ कई बार होता था कि आपको पता नहीं चलता है, कभी कभार हमारे पास कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, तो वहां पर भी एक जरूरत महसूस होती है। लेकिन सबसे पहले 1971 में जो कानून आया उसको भी नेहा जी से समझने की कोशिश करेंगे हम। नेहा मैडम, 1971 का कानून, क्या कुछ उसके अंदर ऐसी बातें थी जिनको जानना और समझना हम सबके लिए ज़रूरी है, और कहाँ कुछ देखा जाए तो राहत थी महिलाओं के लिए एक बड़ी, कि हाँ अब वो भी इस ताल्लुक से फैसला ले सकती हैं? जैसे कि अभी रेखा मैम ने बताया कि 1971 से पहले तक हमारे पास कोई कानून नहीं था, तो जो महिलाएं थी वो एक अनसेफ अबॉर्शन का रास्ता अपनाते थे। तो जो WHO है उसके अनुसार अनसेफ अबॉर्शन मतलब कि आपने अबॉर्शन ऐसे व्यक्ति से कराया है जिसके पास इसकी स्किल्स नहीं है, या फिर जो मिनिमम मेडिकल मापदंड हैं आप उनको फॉलो नहीं करते, या फिर ये दोनों। तो क्योंकि हमारे पास कोई कानून नहीं था, दूसरा कि सोसाइटी में स्टिग्मा है, एक टैबू है अबॉर्शन, क्योंकि एक महिला को बोलते हैं औरत जननी है, औरत शक्ति है, तो एक नेचुरल प्रोसेस समझा जाता है कि वो कभी मना कर ही नहीं सकती। शी कैन नेवर बी रिलक्टेंट टू रिप्रोड्यूस, वो हेजिटेट नहीं कर सकती। तो एक अबॉर्शन के लिए आप किसी भी नीम हकीम के पास जा रहे थे, एंड देन जो अनमैरिड हैं उनके तो और ज़्यादा एक टैबू एसोसिएटेड है, या कोई रेप विक्टिम है, इंसेस्ट जो उस वक्त पर इतना ज़्यादा एक्सेप्टेड नहीं था, जहाँ आपका परिवार के ही लोग आपका शोषण कर रहे हैं। तो इन सब वजहों से अगर किसी को गर्भपात कराना था तो वो अनसेफ किसी भी लोगों के पास, या उनके पास पैसे की कमी है, हेल्थ केयर फैसिलिटी की एक्सेस नहीं है। तो ये 1971 का जो कानून था उसका मेन ऑब्जेक्टिव था सेफ अबॉर्शन, बिकॉज़ अगर हम राइट टू लाइफ दे रहे हैं, राइट टू बर्थ दे रहे हैं, तो राइट टू अबॉर्शन भी माना गया था। तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव सेफ अबॉर्शन है। कुछ हाइलाइट्स उसके थे। आपने WHO की बात की, क्या कुछ उनकी गाइडलाइंस हैं इस तरह की जिनको फॉलो करना ज़रूरी है, या उन्होंने कुछ पैमाना सेट किया, या सिर्फ किसी मेडिकल जो प्रैक्टिशनर है उसी के ज़रिए होना चाहिए?
हाँ, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के ज़रिए होना चाहिए या कोई जो स्किल्ड हो जो मिनिमम मेडिकल स्टैंडर्ड्स जो कि दिए हुए हैं उनको फॉलो करे, क्योंकि इनके रिपोर्ट्स आते रहते हैं, यूएन के रिपोर्ट्स आते हैं। अभी अगर 2022 की रिपोर्ट मैं बताऊँ आपको, यूएन पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन फंडिंग ऑफ द वर्ल्ड स्टेट ऑफ अफेयर्स रिपोर्ट होती है, उसमें अनसेफ अबॉर्शंस को थर्ड लीडिंग कॉज माना गया है मैटरनल डेथ्स का, यानी जो गर्भवती महिलाएं हैं उनका डेथ का तीसरा मेजर कारण। ऑलमोस्ट 8 महिलाएं ऐसी हैं भारत में जिनका रोज़ डेथ हो रही है बिकॉज ऑफ अनसेफ अबॉर्शंस। 1 in 7 विश्व में जो 7 अनइंटेंडेड प्रेगनेंसीज़ हैं उनमें से एक अनइंटेंडेड प्रेगनेंसी भारत में हो रही है रोज़। सो अनइंटेंडेड प्रेगनेंसीज हो सकती है या तो आप कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज़ नहीं कर रहे हैं, या कॉन्ट्रासेप्टिव का फेलियर हो गया, या रेप की वजह से, इंसेस्ट की वजह से, डिफरेंटली एबल्ड, माइनर। सो इन किन्हीं कारणों से अगर वो प्रेगनेंसी अनइंटेंडेड है, आपने वो प्लान नहीं करी थी, तो आप उसका गर्भपात का एक राइट 1971 में दिया गया था। उसमें 12 हफ्ते तक की अगर प्रेगनेंसी है तो एक मेडिकल प्रैक्टिशनर की ओपिनियन रिपोर्ट चाहिए कि भाई ये प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना है। 20 हफ्ते की अगर प्रेगनेंसी है तो उसके लिए 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर्स की ज़रूरत थी, और 20 हफ्ते के बियॉन्ड किसी को अगर गर्भपात कराना है तो उसके लिए आपको कोर्ट जाना पड़ता था, जिसमें हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में आप रिट पिटिशन दाखिल करते हैं। तो अगर कोर्ट आपको वो अनुमति देगी कि आप गर्भपात करा सकते हैं, तभी आप गर्भपात करा सकते हैं। तो वो एक मेजर रीज़न, ये रिट पिटिशंस जब बहुत ज़्यादा हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट के पास आ रही थी, क्योंकि 1971 के कानून में अनमैरिड वुमेन वर नॉट इंक्लूडेड। उस वक्त सिर्फ शादीशुदा महिलाओं को सिर्फ ही इख्तियार दिया शादीशुदा गया था महिलाओं कि वो मतलब कुछ पर्टिकुलर सूरत हाल के अंदर जो है वो इसको करवा सकती हैं। तो उसकी वजह से फिर ये सारे सुप्रीम कोर्ट ने फिर जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनकी ओपिनियन ली कि 1971 के कानून में क्या लूप होल्स हैं, हमें क्या अमेंडमेंट्स करने की ज़रूरत है। तो 2021 का जो नया अमेंडेड एक्ट आया है उसके मैं आपको कुछ की हाइलाइट्स क्या चेंजेस हुए हैं। तो पहली चीज़ तो अब 2021 का जो कानून है वो केवल विवाहित महिलाओं तक सीमित नहीं है, उसमें अविवाहित महिलाएं, जो रेप सर्वाइवर्स हैं, इंसेस्ट सर्वाइवर्स हैं, इवन जो प्रेगनेंसी के दौरान जिनका मैरिटल स्टेटस चेंज हो जाता है, यानी जो शुरू में मैरिड थे बट इन 9 महीनों में उनका डिवोर्स हो गया या वो विडो हो गए, दे आर ऑल्सो इंक्लूडेड। डिफरेंटली एबल्ड वुमेन जो माइनर्स हैं, और ऑफ कोर्स जिसको कोई फीटल एबनॉर्मैलिटी है, वो सब अभी इसमें इंक्लूडेड है। एक कॉन्फिडेंशियलिटी का बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज है, क्योंकि अभी 1971 वाले में कॉन्फिडेंशियली की कोई बात नहीं की गई थी कि अगर किसी का कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन कहीं लीक होती स्पेसिफिकली है? नहीं था। इसमें अभी स्पेसिफिकली है कि वो इंफॉर्मेशन किस महिला ने गर्भपात कराया है, ये इंफॉर्मेशन केवल उन्हीं लोगों को दी जाएगी जो लॉ से ऑथराइज्ड हैं, बाकी किसी को उनका नाम नहीं बताया जाएगा। ये एक सेफ़ अबॉर्शन को एनकरेज करने के लिए है, क्योंकि हमारे समाज में ये एक बहुत टैबू है। लेकिन अगर कोई रिवील कर देता है कहीं किसी क्लिनिक पर, कहीं किसी डॉक्टर से या किसी हॉस्पिटल से हो जाती है, उसके लिए क्या सज़ा का प्रावधान है इसके अंदर? तो क्या आप कुछ मानहानि का केस उन पर कर सकते हैं, बिकॉज़ ये एक्ट स्पेसिफिकली मना करता है कि आप इंफॉर्मेशन रिवील नहीं करेंगे। राइट टू प्राइवेसी का इन्फ्रिंजमेंट है। रेखा जी, क्या कुछ जुर्माना भी आयद किया जा सकता है इस सूरत नहीं, इसके अंदर देखिए, जैसे नेहा मैम ने कहा कि आपका राइट टू प्राइवेसी को अफेक्ट करता है, और अब हमारे संविधान में जहाँ हमारे फंडामेंटल राइट्स की अगर बात करें तो अच्छा जीवन जीने का एक मतलब ये भी है राइट टू प्राइवेसी। तो अलग से तो कहीं पर भी जो हमारे आर्टिकल्स हैं जो हमें फंडामेंटल राइट देते हैं, उसमें राइट टू प्राइवेसी अलग से तो कहीं नहीं लिखा गया है, परंतु
एक राइट टू गुड लाइफ की अगर हम बात करते हैं, उसके अंदर राइट टू प्राइवेसी भी है। तो जहाँ पर भी अगर आपका ये प्राइवेसी का हनन होता है और आपके बारे में जो कॉन्फिडेंशियल जो एक बात है कि आपने अपना एमटीपी करवाया है, अगर उसको कोई पब्लिक कर देता है जानबूझ के, कोई डॉक्टर या कोई इंस्टीट्यूट कर देता है, तो आप उनके ऊपर मानहानि का दावा कर सकते हैं। परंतु ये बात अलग है कि हमारे देश के अंदर जो मानहानि का कानून है वो बहुत ज़्यादा विकसित नहीं है और उसके लिए एक आपको बहुत लंबा युद्ध लड़ना पड़ता है। उसके लिए आप सिर्फ हर्जाना मांग सकते हैं। एक सिविल केस करेंगे, दीवानी मुकदमा करेंगे तो हर्जाना मांगेंगे, उसमें बहुत साल लग जाते हैं। और अगर हम फौजदारी के मुकदमे की बात करते हैं कि मानहानि हुई है मेरे को, उसके लिए आपको ये भी साबित करना पड़ता है कि आप समाज में बहुत बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, जहाँ पे आपका जो इज़्ज़त है किस तरीके से आप किस तरह से शर्मसार हुए हैं। तो जो डेफेमेशन का लॉ है, आप अखबारों में या मीडिया पे देखते होंगे, खासकर बड़े बड़े लोगों के ही होते हैं, पॉलिटिशियंस के ज़्यादातर होते हैं या एक्टर्स एक्ट्रेसेस के होते हैं। और हमारे देश में अभी भी राइट टू प्राइवेसी को इतना इंपॉर्टेंट राइट नहीं माना जाता है। और सब कुछ जैसे कहते हैं ना, हर व्यक्ति को दूसरे के बारे में जानने की इच्छा, कहते हैं कि गॉसिप करने की इच्छा होती है। लेकिन एमटीपी अमेंडमेंट के अंदर उसको भी कहीं ना कहीं जगह कहीं दी पर गई है, include ताकि किया कहीं गया किसी है। के साथ इस तरह की कोई ज्यादती ना हो। ज्यादती नहीं और जब हम बात करते हैं इसी की ही, अगर हम मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी की बात करते हैं, तो क्या इसमें अब जैसे आपने कहा कि 20 महीने से आप 20 हफ्ते से 24 हफ्ते तक कर सकते हैं, क्या 24 के बाद भी कोई प्रावधान है? मैं चाहूँगा उस पर भी आप रोशनी। नोमान जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, बिकॉज़ ये हाल ही के अंदर एक महिला जो 24 हफ्ते से ज़्यादा यानी कि 26 हफ्तों के उनके पेट के अंदर गर्भ था, अभी पनप चुका था। तो वो एक शादीशुदा महिला हैं और उनके पहले ही बच्चे थे, 2 बच्चे शायद थे उनके, और वो वापस से एक और बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती थी। तो वो जब डॉक्टर के पास गई अपना एमटीपी करवाने के लिए, अबॉर्शन करवाने के लिए, तो वहाँ पर उनको मना कर दिया गया, क्योंकि जैसे कि मैडम ने भी बोला अभी कि क्लियरली है, जो 2021 का जो अमेंडमेंट है वो भी आपको 20 से लेकर 24 हफ्तों तक का परमिशन देता है। यहाँ पे तो ये महिला 26 हफ्तों तक की प्रेगनेंसी थी। तो जो डॉक्टर्स ने तो उनको बिल्कुल मना कर दिया। उसके बाद भी उन्होंने सीधा सुप्रीम कोर्ट के अंदर याचिका लगाई, आर्टिकल 32 के अंदर आप रिट पिटिशन फाइल कर सकते हैं, जहाँ पे उन्होंने अपनी राइट टू लाइफ और वगैरह वगैरह जो कई फंडामेंटल राइट्स हैं उनके बारे में गुहार करी। बहुत ही इंटरेस्टिंग केस हुआ सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जहाँ पे जिसके बारे में 2 व्यूज़ अपने अपने पर्सनल किसी भी व्यक्ति के हो सकते हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला सही था या गलत था। क्योंकि वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने उस महिला को जो 26 हफ्ते तक प्रेग्नेंट थी उनको अबॉर्शन करने की परमिशन नहीं दी, जबकि ये 3 जजेस की बेंच थी जिन्होंने इस फैसले को करा, जबकि उसी सुप्रीम कोर्ट की 2 जजेस की जो बेंच थी उन्होंने कुछ दिन पहले ही उस महिला को परमिशन दे दी थी कि वो 26 हफ्ते की प्रेगनेंसी को भी टर्मिनेट करवा सकती हैं। अब उसके अंदर मसला यही था कि जो राइट टू लाइफ उस महिला का है, एक अच्छे जीवन को जीने का, किस ग्राउंड पर दी जाएगी वो इजाज़त? किस ग्राउंड पर दी जाएगी, और जो बच्चा जो उनके गर्भ के अंदर है, क्या उस अनबॉर्न चाइल्ड का जो अभी पैदा ही नहीं हुआ है, क्या उसके भी कोई फंडामेंटल राइट्स हैं? तो राइट ऑफ लाइफ ऑफ अनबॉर्न चाइल्ड एंड राइट ऑफ लाइफ ऑफ मैरिड वुमन जो एक भारत की नागरिक है, तो इन दोनों चीज़ों को सुप्रीम कोर्ट ने कंसिडर किया। ये भी चीज़ें कंसिडर करी कि वो जो महिला जो अगर उस बच्चे को जन्म दे भी देती है तो क्या वो उसको किस तरीके से पाल सकती है। उस बच्चे को अगर प्री टर्म, अगर पहले ही उसको अबॉर्शन करके उसको अगर मतलब उसको डिलीवरी उसकी समय से पहले उसकी डिलीवरी करा दी जाए, तो वो बच्चा क्या अच्छा जीवन, हेल्दी बच्चा पैदा होगा? क्या वो उसको आगे अगर वो चाहे तो उसको अडॉप्शन में दे सकती है? तो कई चीज़ों की, बच्चा एक छोटा कोई 1 साल का भी था, एक छोटा बच्चा था उस महिला का, दूसरा उनकी कोई मानसिक स्थिति भी ऐसी नहीं थी कि वो जी। और तो महिला का यही कहना था कि मेरे को ये पता ही नहीं था, ये मेरी गलती नहीं है कि मुझे पता ही नहीं चला। अगर मुझे पहले पता चलता तो मैं 2 हफ्ते पहले 24 हफ्तों के अंदर अंदर जो 2021 का संशोधन है उसके तहत मैं आराम से जाके अपना अबॉर्शन करा सकती थी। अब मैं 2 हफ्ते ओवर हो चुकी हूँ, जो वो मेरी गलती नहीं है, क्योंकि वो मेडिकल कंडीशन की वजह से है जहां पर मुझे प्रेगनेंसी के बारे में नहीं पता चला। तो नेहा जी, इसमें क्या किसी की स्पेशल परमिशन की जरूरत पड़ेगी अगर 24 हफ्ते गुजर गए हैं उसको, तो फिर उसके बाद क्या? हाँ, क्योंकि ये जो एमटीपी एक्ट्स हैं ये परिवार नियोजन के एक्ट्स नहीं है, तो इसलिए इसमें एक चेक एंड बैलेंस के रूप में मेडिकल बोर्ड का प्रावधान रखा है, जो हर स्टेट एक मेडिकल बोर्ड बनाएगा, जिसमें एक गायनोकोलॉजिस्ट, एक पेडिट्रिशियन और एक रेडियोलॉजिस्ट और कुछ और मेंबर्स जो कि स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। तो इनकी ओपिनियन लेना ज़रूरी है कि क्या
इतनी एबनॉर्मेलिटीज़ रहेंगी कि वो बच्चा अगर जन्म लेता है तो वो एक सामान्य जीवन नहीं जी सकता। तो औरत की इच्छा को नहीं प्राथमिकता दी गई है, इसमें मेडिकल बोर्ड की अनुमति, उनकी क्या ओपिनियन है। और ये एक इसका क्रिटिसिज्म भी है कि राइट टू ऑटोनॉमी, जहाँ जैसे मैम ने अभी सुप्रीम कोर्ट का बताया है, क्योंकि 2021 में जब ये एक्ट आया था तो 2022 में एक 22 हफ्ते की प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने का सुप्रीम कोर्ट ने परमिशन दी थी। ये उसमें राइट टू ऑटोनॉमी, राइट टू मेक रिप्रोडक्टिव चॉइस को प्राथमिकता दी थी। पर ये अभी जो 3 जज बेंच का डिसीजन आया है उसमें कोर्ट ने राइट टू लाइफ ऑफ अनबॉर्न चाइल्ड, क्योंकि 26 हफ्ते 5 दिन का जब फीटस हो गया तो उसकी एक वायबल हार्ट बीट आ गई है। अगर उसको हम टर्मिनेट करेंगे तो डॉक्टर्स को बोलना पड़ेगा कि आप उसकी हार्ट बीट रोकिए। अदरवाइज़ अगर उसको हार्ट बीट बंद करने का नहीं बोलते तो अगर प्रेगनेंसी टर्मिनेट होती है तो वो एक प्री टर्म चाइल्ड की तरह जन्म लेगा। वो उसका सर्वाइवल रेट एक फुल टर्म चाइल्ड जो होगा 9 महीने के बाद, उसकी तरह उतना सर्वाइवल रेट नहीं होगा। तो कोर्ट ने इस केस में बोला कि जब 26 हफ्ते 5 दिन हो गए, उसमें एक हार्ट बीट आ गई है, तो वो एक वायबल फीटस है। उसको हम डॉक्टर्स को नहीं बोल सकते कि इसका हार्ट बीट बंद करिए। तो अब इस स्टेज पर इसको एक फीटस की राइट टू लाइफ को प्राथमिकता दी जाएगी कि उसको एक जीवन जीने का अधिकार है। लेकिन आपने जिस तरीके से कहा कि स्टेट मेडिकल बोर्ड जो है उसमें फैसला लेगा, और इधर हम हफ्ते दर हफ्ते की बात कर रहे हैं, 20 हफ्ते 24 हफ्ते और उससे ज़्यादा की बात कर रहे हैं, क्या कोई समय सीमा, क्या कोई वक्त तय किया गया है कि जिसके अंदर ये फैसला लेना ज़रूरी होगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि स्टेट मेडिकल बोर्ड के फैसला लेने तक ये जो हफ्ते हैं और ज़्यादा आगे बढ़ जाते हैं? वो 3 दिन का समय दिया है। जब मेडिकल बोर्ड को अप्रोच किया जाएगा उसके 3 दिन में, क्योंकि मेडिकल बोर्ड का प्रावधान 24 हफ्ते के बाद आ रहा है, तो ऑब्वियसली एक ऑलरेडी समय निकल चुका है काफ़ी, जहाँ एक एक दिन अब बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है ये निर्णय लेने के लिए। तो 3 दिन में उनको अपना डिसीजन देना होगा। 3 दिन में अपना डिसीजन देना होगा। तो अब यहाँ पर इस डिस्कशन को अब लेकर के चलते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ, जहाँ स्टूडेंट्स के सवाल होंगे और हमारे एक्सपर्ट्स के जवाब। लेकिन उससे पहले वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। यहाँ एक रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। वक्फे के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है इस प्रोग्राम में जिसका नाम है अपना मुल्क अपना आइन। और अब चलते हैं सवाल और जवाब के दौर की तरफ। जी हाँ, किसका सवाल है और क्या पूछना चाहते हैं? सबसे पहले सवाल पूछना चाहता हूँ कि रेप विक्टिम हो सकते हैं जो गाँव में रहते हैं, तो उधर मेडिकल की फैसिलिटी बहुत कम होती है, तो 24 हफ्ते उनको कैसे, उनका प्रावधान क्या है और क्या उसके बारे में बता सकते हैं प्लीज़? गांव में के ताल्लुक से पूछ रहे हैं कि जहां रेप सर्वाइवर्स भी हमारे होते हैं, इनके साथ रेप हो गया, और ये समय सीमा बहुत कम है 24 हफ्ते की, और मेडिकल फैसिलिटीज़ के ताल्लुक से बात कर रहे हैं कि जहाँ इतनी नहीं है, तो वहाँ किस तरह से इस मसले को हल किया जाएगा? आपका प्रश्न बिल्कुल सही है कि गांवों के अंदर इतनी अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं होती शहरों के कंपैरिजन के अंदर, परंतु जब MTP एक्ट बना था 1971 में, तब भी इस बात को सोचा गया था कि 20 हफ्तों मतलब कितने समय तक का जो गर्भ है उसको टर्मिनेट करने की इजाज़त दी सकती है। तो जो 20 हफ्ते का समय था उसको ऑलरेडी 2021 का जो संशोधन किया गया, अमेंडमेंट एक्ट आया है, उसके अंदर 20 का 24 हफ्ते बना दिया गया है। तो भले गांव के अंदर फैसिलिटीज़ कम हो, परंतु सरकारी अस्पताल तो हर गांव के अंदर है, और आजकल तो मेडिकल फैसिलिटीज़ मैं ये समझती हूँ, मुझे विश्वास है कि हर जगह अच्छी ही हैं। तो अगर कोई भी महिला अगर प्रेग्नेंट है और उसको लगता है कि मेरे को अपने बच्चे को आगे टर्मिनेट करना है और मेरे को इस प्रेगनेंसी को नहीं रखना, तो समय समय पर अगर वो डॉक्टर के पास जाती हैं जांच करवाने के लिए, और उनको पता चलता है कि मेरा जो फीटस है वो 24 हफ्ते के अंदर अंदर है, तो उनको तुरंत उसमें एक्शन लेना चाहिए उसको टर्मिनेट करवाने का। पर अगर 24 हफ्ते के ऊपर हो गया है तो माफ़ करिए, उसके लिए उनके पास कोई विकल्प नहीं है, सिर्फ वो सुप्रीम कोर्ट जा सकती है, शायद कोई या हाई कोर्ट जा सकती हैं। अगर कोई ऐसी इजाज़त देती है कि इस पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर ये बच्चों का गर्भपात कराने की उनको परमिशन मिलेगी, तो देखा जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। Good afternoon. My name is Yashashvi Mishra and my question is for Neha Gupta ma'am. So my question is, do you think legislative measures can reduce abortion rates?
Okay, so on this there is a recent report of Amnesty International जहाँ उन्होंने कहा है कि जिन देशों में अबॉर्शन के गर्भपात के अधिकार हैं वहाँ जितने अबॉर्शन हो रहे हैं और जिन देशों में गर्भपात के अधिकार नहीं हैं वहाँ जितने अबॉर्शन रेट हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो कानून होने से अबॉर्शन रेट कम नहीं होगा, पर कानून होने से सेफ़ अबॉर्शन के ज़रिए हम एक महिला की हेल्थ को, और क्योंकि महिला की हेल्थ के साथ साथ ओवरऑल सोशल और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को भी हम बचा सकते हैं। My name is Kaushiki Khanna and my question goes to Rekha ma'am. Ma'am, as you discussed that 3-bench Supreme Court cases, so ma'am, could you think that if a woman is not aware that that her pregnancy is beyond 24 weeks, so she should be given an opportunity to get an adoption, to get an abortion? पता नहीं है क्या करें, ये बहुत ज़्यादा मसला आता है, ख़ासतौर से हमारे ग्रामीण इलाकों में भी बहुत मसला आता है, या तो बातचीत में या सोचने में या फिर परिवार के साथ बैठ करके विचार करने में समय निकल जाता है, या फिर बाद में पता लग रहा है। तो ऐसे हालात में क्या किया जाए? देखिए, इसका मैं यही कह सकती हूँ कि जैसे पहले प्रश्न का भी मैंने जवाब दिया था, कानून के अंदर एक लिमिट बनी हुई है। पहले 20 हफ्तों तक की थी और उसके बाद में उसको 24 हफ्तों की जो है वो कर दी गई है। परंतु अगर उसके बाद में अगर कोई महिला कहती कि जी मुझे तो पता ही नहीं था, तो कोर्ट को पहली बात तो जाके उनको परमिशन लेनी पड़ेगी और उनको साबित करना पड़ेगा कि क्यों मुझे मालूम नहीं था, क्या ऐसे कारण थे जिसकी वजह से मैं सही समय के ऊपर इसके बारे में कुछ कर नहीं सकी। और अगर मुझे ऐसे नहीं लगता कि ऐसे केसेस के अंदर अगर कोई महिला कहती है कि जी मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरी प्रेगनेंसी हो गई है, बहुत ही कुछ ऐसे विशेष कारण होंगे जहाँ पर उस महिला को गर्भपात करने की इजाज़त मिलेगी। पर जैसे हाल ही का जो फैसला हुआ था वो भी 3 जजेस की खंडपीठ का था, वहाँ पर उस महिला को गर्भपात करने की इजाज़त नहीं दी गई। जितने भी कारण बताए गए थे उस याचिका के अंदर वो कोर्ट की दृष्टि के अंदर सही नहीं थे। और ये कहना कि मुझे तो अपने प्रेगनेंसी के बारे में मालूम नहीं है, उस महिला ने भी यही कहा था। तो जो, और ये हाल ही की बात है, तो मुझे नहीं लगता कि अगर कोई महिला ये कहेगी कि मुझे पता नहीं था इसलिए मेरे को अब 24 हफ्ते के बाद भी करने की इजाज़त दी जाए। बहुत ही एक्सेप्शनल कारण होंगे जहाँ पर जैसे खासकर अगर उस औरत की, महिला की जीवन को कोई खतरा होगा या जो बच्चा जो पैदा होने वाला है उसकी जान को कोई खतरा है, ऐसे कोई विशेष कारण होंगे, तब जाके शायद कहीं पर कोर्ट से कुछ उम्मीद हो सकती है। अदरवाइज कानून के अंदर 24 हफ्ते के बाद की इजाज़त नहीं है। इसके बाद अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इज़ देयर अ राइट टू अबॉर्शन इन इंडिया? अगर मैं प्रेग्नेंट हो गई बट अब मुझे वो चाइल्ड नहीं चाहिए, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, बट बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है, बट मुझे वो चाइल्ड नहीं चाहिए, सो इज़ देयर एनी प्रोविज़न कि मैं अबॉर्शन करा सकती हूँ या नहीं? बहुत अहम सवाल है, क्योंकि अब कोई कमी नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, सिर्फ उस महिला की मर्जी नहीं है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल आपने पूछा है आज के टाइम में स्पेशली, क्योंकि जो बायोलॉजिकल क्लॉक है और जो करियर क्लॉक है इसमें कोई सिमेट्री नहीं रहती, जनरली कॉन्फ्लिक्ट ही होता है। तो एक महिला जो नहीं चाहती बच्चे को जन्म देना, क्योंकि एक बच्चे के जन्म में चाहे माँ और बाप दोनों का योगदान है, बट बायोलॉजिकली एक महिला ही उस कंसेप्शन के बाद 9 महीने तक बच्चे को रखती है। तो उसका शारीरिक, आर्थिक, मानसिक सारी चुनौतियों का सामना वो महिला करती है। पर भारत में अभी तक एक राइट टू अबॉर्शन नहीं है। हमारे यहाँ सैंक्शनड अबॉर्शन है, जिसका मतलब है कि जो कानून ने आपको अपॉर्चुनिटी दी है, जो कानून ने सैंक्शंस दिए हैं कि इन स्थितियों में इतने समय सीमा तक आप अबॉर्शन करा सकते हो, तो वो है। अगर वुमेन की इच्छा नहीं है तो इच्छा के बेसिस पे अबॉर्शन नहीं होता। कोई अधिकार नहीं है जो कानून जैसे ने आपको नीदरलैंड्स में है, उन्हीं रास्तों का आप इख्तियार कर सकते हैं। यहाँ रेखा में भी कुछ बोलना चाहती हैं? मैं बस इस पे ये ऐड करना चाहूँगी कि अगर खास करके अगर विवाहित महिला है और वो बच्चे को इस तरीके से टर्मिनेट करवाना चाहती हैं, तो वहाँ पर और मैट्रिमोनियल इश्यूज भी और आ जाते हैं, क्योंकि सिर्फ एक जो बच्चा है, मैं मानती हूँ कि उसकी पूरी की पूरी जो बायोलॉजिकल जिम्मेदारी खासकर माता की होती है, महिला की होती है, परंतु वो बच्चा जो है उसके गर्भ में अगर आया है तो वो भी किसी पुरुष की वजह से आया, और अगर उसका वो पति है तो क्या पति के भी कुछ अधिकार हैं उस बच्चे के प्रति? तो मैं अगर अपनी दृष्टि से सोचती हूँ तो मेरे विवेक के अंदर तो यही है कि सिर्फ उस बच्चे के, खास करके एक मैरिड लाइफ के अंदर बच्चे के जो अनबॉर्न चाइल्ड है,
उसके ऊपर सिर्फ माँ ही अपना अधिकार नहीं क्लेम कर सकती कि मेरा शरीर है, मैं देखूंगी कि मेरे को बच्चे को पैदा करना है कि नहीं करना। जो उसका पति है उसके भी पूरे के पूरे अधिकार हैं। अगर उसका जो पति है वो भी पिता बनना चाहता है तो ये भी उसका फंडामेंटल राइट है। और एक हैप्पी मैरिड लाइफ जो है, विवाहिता ज़िंदगी, उसके अंदर संतान होना जहाँ माँ को खुशी देता है उतना कि उतना पिता को भी देता है। तो हमें महिलाओं की, जब हम बराबरी की बात करते हैं, खास करके आजकल के संदर्भ के अंदर जहाँ पर महिलाएं कदम से कदम पुरुषों के साथ चल रही हैं, आगे ही निकल गई हैं। लेकिन एक अहम मुद्दा आपने उठाया कि जब हम अबॉर्शन की बात करते हैं या शादीशुदा महिला किसी एक बच्चे को ताल्लुक से अबॉर्शन का फैसला लेना चाहती है तो वहाँ पर उसके हस्बैंड का उसकी मर्जी और उसका फैसला जो है वो भी बहुत अहम हो जाता है। क्या उसका पिता बनने का अधिकार नहीं है? सिर्फ क्या औरत का ही माँ बनने का अधिकार है? तो दोनों मिलकर के फैसला लें ताकि परिवार के अंदर, मुझे नहीं लगता कि उसके बाद कोई दिक्कत आएगी। दोनों मिलकर के इस ताल्लुक से फैसला लें। जी, I wanted to add to the question, अगर 24 वीक्स तक की रखी है सीमा की एक औरत अपना गर्भपात करा सकती है 24 वीक, तो सिर्फ औरत पे ही क्यों है? अगर 2 बच्चों के बाद एक औरत कभी भी कराना चाहती है तो उस पर राइट क्यों नहीं है उसके पास? इस पे आई वांट टू आस्क द क्वेश्चन कि आपका क्या विचार है? आप दोनों के लिए ये क्वेश्चन है। आई थिंक एक तो हेल्थ ऑफ वुमेन को भी मद्देनज़र रखते हुए एक समय सीमा निर्धारित की गई है कि क्योंकि जैसे जैसे 24 हफ्ते के बाद जो समय बढ़ता जाता है तो जो एडवांस स्टेजेस ऑफ प्रेगनेंसी में अबॉर्शन करवाना उसकी महिला की जान के लिए भी खतरा हो सकता है, स्पेशली अगर वो एक अनसेफ अबॉर्शन है तो उनकी डेथ भी हो सकती है उसमें। दूसरा कि ये एक सोशल लेजिस्लेशन भी है कि इसको बिना किसी कारण के, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि कोई फीटस में एबनॉर्मेलिटी नहीं है पर पति पत्नी के बीच में आपसी डिसएग्रीमेंट हो गया तो वो उसको एक क्रूएलिटी कॉज करने के लिए अबॉर्शन कराए, सिर्फ बदला लेने के लिए। ऐसे भी केसेस हो सकते हैं, तो उन सब को मद्देनज़र रखते हुए एक समय सीमा निर्धारित की गई है। जी, मैं यहाँ पर हिमांशी में यहाँ पर यही ऐड करूँगी कि महिलाओं के अधिकार हैं। और आपने ये भी कहा कि हम कहते हैं कि बच्चे 2 ही अच्छे, पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए ज़्यादा बच्चों को हमें बढ़ावा नहीं देना चाहिए। परंतु कोई भी जो हमारा फंडामेंटल राइट है, जो हमारे संविधान के अंदर है, उसके ऊपर कोई ऐसा नहीं है कि वो बिना किसी कंट्रोल के है। तो चेक्स एंड बैलेंसेस हर एक चीज़ के साथ हैं। तो अगर हमारे अधिकार है तो उसके साथ साथ जिम्मेदारियाँ भी हैं। और अगर कोई, खास करके अगर हम विवाहित महिला की बात करते हैं तो उसके भी समाज में अपने पति की तरफ भी जिम्मेदारी है। अपनी खुद के लिए तो है ही कि उसका राइट टू लाइफ है कि मैं अपने जीवन को कैसे जीना चाहती हूँ, परंतु उसके साथ साथ इसमें धर्म का भी कहीं पर इशू आ जाता है, पर उसके बारे में यहाँ पर मैं नहीं जाना चाहती हूँ। मैं सिर्फ यहाँ पर यह कहूँगी कि समाज को जोड़ने की अगर हम बात करें तो हम इतने ज़्यादा अभी पश्चिम की तरह नहीं मर गए। और अगर पश्चिम की बात करें तो वेस्ट में तो यूएसए के अंदर तो ये अधिकार टोटली जो एक रो वर्सेस वेड की जो जजमेंट थी, आपने शायद उसके बारे में पढ़ा होगा, जहाँ पर महिलाओं को जो अधिकार मिला हुआ था वो अधिकार गर्भपात करने का ले लिया गया है। तो आप एक बच्चा पैदा कर रहे हैं या बच्चे की ख़त्म कर रहे हैं, ये कोई मजाक नहीं है कि जब चाहे कोई महिला जाके कहे कि मेरा शरीर है, मैं अधिकार अपना फंडामेंटल राइट इख्तियार कर रही हूँ, मैं बच्चे का गर्भपात कराना चाहती हूँ। कहीं पर उसमें कुछ संजीदगी से हमें उसके बारे में सोचना चाहिए। इस पे मैं एक और ऐड करना चाहूँगी कि ये जो एक्ट, एमटीपी जो एक्ट है, उसका ऑब्जेक्टिव परिवार नियोजन नहीं है। परिवार नियोजन के और कई तरीके हैं, और जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स के फेलियर की वजह से अगर अनइंटेंडेड प्रेगनेंसी है उसको एमटीपी अलाउ करती है। तो बच्चे 2 ही अच्छे को अचीव करने के लिए दूसरे उपाय आई थिंक है, एमटीपी एक्ट नहीं है उसके लिए। और कई सारे सवाल यहाँ पर आ जाते हैं कि जहाँ हम एक महिला के फैसले की बात करते हैं, उसकी इजाज़त की बात करते हैं, वहीं 24 हफ्तों के बाद में एक और ज़िंदगी का सवाल होता है जिसके ताल्लुक से भी फैसला लेना है कि वेलफेयर स्टेट के लिए ज़रूरी होता है। और इसीलिए जो कंडीशंस बनाई गई हैं वो 2 लोगों की ज़िंदगी को मद्देनज़र रखते हुए बनाई गई हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। ये मेरा एक और क्वेश्चन है कि जो ये ड्यूरेशन है 24 वीक्स का, क्या ये 24 वीक्स और एक्सटेंड होने चाहिए? क्या 24 हफ्ते से और ज़्यादा समय बढ़ना चाहिए? इसमें मैं यही जवाब दे सकती हूँ इसमें कि ये एक मेडिकल क्वेश्चन है कि डॉक्टर्स ही डिसाइड कर सकते हैं कि 24 हफ्ते तक
प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना सेफ है कि नहीं। तो जो 20 हफ्तों का टाइम जो है 24 तक करा गया है, वो भी बहुत सोच समझ के करा गया। आप ये सोचिए कि 1971 में कानून बना था और संशोधन हुआ है 2021 के अंदर, तो 20 हफ्तों से लेकर अगर आपने उसको 24 हफ्ते का किया तो वो भी सोच समझ के किया। 24 हफ्ते के बाद में क्या महिला की जान को खतरा हो सकता है, ये देखना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें जो एक मेडिकल विशेषज्ञ हैं वही बता सकते हैं। और मुझे लगता है कि अगर 2021 के अंदर उसकी जो सीमा है 24 हफ्ते तक करी गई, वो सोच समझ के ही करी गई है। उसको आगे बढ़ाना ज़रूरी नहीं है जब तक कोई एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस नहीं हो। एक्सेप्शन जहाँ बात करते हैं वहाँ पर कोर्ट का दखल आता है, कोर्ट का कोर्ट ने उस दखल ताल्लुक से आता है। फैसले लिए हैं। जी अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। गुड आफ्टरनून, मेरा नाम अमोक पांडे है। मेरा सवाल रेखा मैम आपसे है ये कि जिस तरीके से आजकल माइनर्स में भी अनइंटेंडेड प्रेगनेंसीज़ हो रही हैं, तो उसमें अबॉर्शन पर आपकी क्या राय है, और उस अबॉर्शन में माइनर की कंसेंट कितना वैल्यू रखती है कि वो अबॉर्शन कराना चाहते हैं या नहीं? बहुत ही अच्छा सवाल किया, बहुत ही नॉवल तरीके से आपने इस प्रश्न को करा है। और आजकल के ज़माने में जहाँ पे मैं कहूँगी बहुत खुली दुनिया बन गई है, स्पेशली इंटरनेट की वजह से, सोशल मीडिया की वजह से, कुछ प्रेगनेंसीज जो मैं यहाँ पर कहूँगी, जिसको हम अगर कहूँ प्री मैरिटल सेक्स की अगर बात करूँ, ओपन रिलेशनशिप्स हो रही हैं, लिव इन रिलेशनशिप्स हो रही हैं, जबकि ये लिव इन रिलेशनशिप्स भी जो माइनर्स को परमिटेड नहीं है, या अगर हम इसमें यही एक्सपेक्ट करेंगे कि वो मेजर है, जो महिला जो अगर कोई लिव इन रिलेशनशिप में भी जाती है तो वो मेजर है। परंतु जहाँ पर माइनर्स की बात आती है, जहाँ पर मैं यही सोचती हूँ कि ये प्रेगनेंसीज अनवांटेड प्रेगनेंसीज होंगी, जो या तो जिसको कहते हैं कि माइनर्स ने, दो माइनर्स ने फिजिकल रिलेशनशिप करी पर बिना सोचे समझे कि उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। ऐसा नहीं है कि वो ज़रूरी नहीं है कि वो रेप ही हो, जबकि हमारा कानून कहता है कि 18 साल के कम उम्र की लड़की अगर प्रेग्नेंट हो जाती है तो जो उसका पार्टनर है उसके ऊपर रेप का, बलात्कार का इल्ज़ाम लगाया जाएगा। तो यहाँ पर अगर कोई माइनर लड़की अगर प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसको टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी करने की इजाज़त जो है मिलनी चाहिए। अगर वो इस बात को साबित कर देती है कोर्ट के अंदर, जब वो अपना MTP करवाने को जाती, पहली बात तो एक डॉक्टर जो है वो कर नहीं सकता है, अपने आप नहीं कर सकता, बिकॉज शी इज़ अ माइनर। जो उसका अबॉर्शन कराने की जो राइट है वो सिर्फ आपको एक मेजर को मिली हुई है, माइनर को नहीं मिली हुई है। उसका क्या एज क्राइटेरिया बताएं कि कितना, क्या उसको उसकी बालिग होने की उम्र उसमें कुछ डिफाइन की गई है कानून के अंदर? कानून के अंदर बालिग होने की उम्र 18 साल है। तो जो एक 18 साल के पहले की जो इस तरह की जो प्रेगनेंसी होगी, उसके अंदर माइनर अगर डॉक्टर के पास जाकर कहते हैं कि जी मेरे को इसको टर्मिनेट कराना है, तो उसको अपने आप इजाज़त नहीं मिलेगी। और अगर वो कोई रेप विक्टिम है या इंसेस्ट की विक्टिम है तो उसको आखिर के अंदर जाके कोर्ट से ही परमिशन लेनी पड़ेगी उस प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कराने की। अगले सवाल की तरफ बढ़ें। जी, मेरा नाम अनमोल गुलाटी है और मेरा प्रश्न ये है कि अगर किसी महिला का तलाक हो गया है तो क्या उसका गर्भपात का अधिकार अफेक्ट करेगा? अगर मैरिटल स्टेटस प्रेगनेंसी के दौरान बदलता है, या तो वो महिला डिवोर्स ले लेती है या विडो हो जाती है, यानी अब वो एक सिंगल वुमेन है, तो नया एक्ट में इससे कोई बदलाव नहीं आएगा। मतलब वहाँ अगर उनको, हाँ, अगर उनका कंडीशन MTP के अनुसार है, ये 24 हफ्ते के अंदर है, या उसके अगर 24 हफ्ते गुजर चुके हैं, तो मेडिकल बोर्ड अगर इस चीज़ को परमिट करता है कि कोई फीटल एबनॉर्मैलिटीज़ हैं तो गर्भपात करवाना चाहिए। तो यहाँ पे उसके विवाहित या अविवाहित स्टेटस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर 24 हफ्तों से पहले ही वो चाहे वो विवाहित ना रहें, चाहे वो विडो हो गई है, तलाक हो गई है, तो सिर्फ वो कोई एबनॉर्मलिटी नहीं है, लेकिन वो चाहती है कि अब मैं अगर सिंगल हो गई हूँ तो मैं इस बच्चे को नहीं चाहती। नया एक्ट अनमैरिड गर्ल्स के लिए भी है, तो वो 1971 के एक्ट में था, मैरिड वुमेन और कंसेंट ऑफ हस्बैंड भी ज़रूरी था। अब ये दोनों ही चीज़ें नए एक्ट में, क्योंकि अब समय बदल रहा है, 50 साल बाद अमेंडमेंट्स हुए हैं, तो 50 साल में हमारा समाज बहुत बदल गया है। तो ये आज के हिसाब से है कि ना हस्बैंड की कंसेंट की ज़रूरत है और ना ही मैरिटल स्टेटस से कोई फ़र्क पड़ता है। जी अगले सवाल की तरफ बढ़ें। जी, मेरा एक और सवाल है, क्या किसी बच्चे का जीने का अधिकार किसी के राइट टू बॉडली इंजरी से ज़्यादा है? क्योंकि जो बच्चा है उसका जीने का अधिकार मेरे हिसाब से ज़्यादा है।
ये आपने जो सवाल पूछा, ये बिल्कुल उसी जो हाल ही में जो 3 जजेस का जो फैसला हुआ था सुप्रीम कोर्ट का, उससे रिलेटेड है। यहाँ पर अगर मैं शब्द इस्तेमाल करूँ कि ग्रे एरिया है, इसके ऊपर आपको एक क्लियर ब्लैक एंड वाइट का जवाब नहीं मिल सकता कि क्या ये बच्चे का अधिकार, राइट टू लाइफ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इन्हीं सब बातों को कंसिडर किया था कि जो 24 हफ्ते से ज़्यादा का गर्भ हो चुका है, फीटस इतना बड़ा हो चुका है, क्या उसके अंदर उस हार्ट बीट आ गई है, क्या उसका जीने का अधिकार है, क्या उसको जन्म देना ही चाहिए, मतलब क्या हमारे पर एक कानूनी, नैतिक, धार्मिक हर तरह की जिम्मेदारी है। और साथ साथ जो महिला है जो उस बच्चे को जन्म देगी, अगर वो विवाहिता है या अविवाहिता है, तो वो आगे उसका कैसे लालन पालन करेगी, उसकी क्या इकोनॉमिक कंडीशन है, क्या उसको ज़्यादा समझदार होना चाहिए था, उसको क्या उसको समय से पहले, समय के अंदर ही आके अपने परमिशन लेनी चाहिए थी। तो उसमें कई सारे इश्यूज रिलेटेड हैं, और परंतु यही मैं कह सकती हूँ कि अभी मानसिक तौर पे डेवलप है कि नहीं, बहुत सारी चीज़ें, तो इसके लिए अभी कोई क्लियर आंसर नहीं है, ये एक ग्रे एरिया है। और इसी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के ऊपर बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी कि क्या वो फैसला सही था कि गलत था। परंतु कानून कभी भी, जैसे कहते हैं, पानी चलता रहता है, पानी कभी भी रुकता नहीं है। और हमारे कानून के अंदर ये बहुत अच्छी सुंदर बात है कि इतने सालों में एक संविधान का फ्रेमवर्क जरूर बना हुआ है, भारत संविधान का फ्रेमवर्क बना हुआ है, जो हर भारत के नागरिक का जो सबसे बड़ा प्रोटेक्शन है वो वही हमारे संविधान है, और जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, जो हमें जीने का अधिकार देती हैं। और समय के साथ साथ परिवर्तन आता है, कानून के अंदर परिवर्तन आता है, जजमेंट्स ऐसी आती हैं जो परिवर्तन लाती हैं, और जो जीवन का जो दौर नया चल रहा है उसके साथ क्या क्या ज़रूरतें हैं, जैसे नेहा मैडम ने भी अभी बात करी कि महिलाएं ज़्यादा विकसित हो रही हैं, उनका बायोलॉजिकल क्लॉक, उनका करियर क्लॉक, दोनों को बैलेंस करना है। तो उसके अंदर एक, जैसे कहते हैं, कंसिस्टेंट एफर्ट चलती रहती है कि हमारे कानून बनाने वालों की, कानून विशेषज्ञों की भी, और हमारे कोर्ट्स की भी, कि किस तरह से समाज के अंदर संतुलन लाया जाए। जी, अगले सवाल की तरफ बढ़ी। जी मैम, मेरा नाम नयन पटेल है, और मेरा यह सवाल है कि जो MTP एक्ट 2021 पास हुआ है उसकी क्या क्या सीमाएं हैं, और उसमें क्या नए प्रावधान ऐसे हो सकते थे जो मुल्क में आम आदमी के लिए और सहलताएं ला सकते थे? क्या कुछ और प्रावधान हो सकते हैं? जी नेहा जी, आपसे सवाल है। सबसे पहले अगर आपने सीमाओं की बात करी है, लिमिटेशंस की बात है, तो एक लिमिटेशन इसमें मेडिकल बोर्ड की एक प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट की कही गई है कि उसमें मेडिकल बोर्ड की ओपिनियन को प्राथमिकता दी जा रही है बजाय एक वुमेन की इच्छा की। दूसरा, इसमें कहीं ना कहीं एक अवेयरनेस की जो इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम आ रही है। अभी भी MTP एक्ट बन गया, पर कितनी महिलाएं इसका उपयोग कर रही हैं, कितनी महिलाओं को इसके बारे में जागरूकता है कि सेफ अबॉर्शन एक राइट है। मेडिकल फैसिलिटीज़ जो प्राइमरी हेल्थ केयर्स हैं, कम्युनिटी सेंटर्स हैं, वो इतने कई बार मैन पावर नहीं है, इक्विपमेंट्स नहीं है। तो ये कुछ एरियाज़ हैं कि जिन पे अभी भी वर्क करने की काम करने की ज़रूरत है। जो इनका ऑब्जेक्टिव है सेफ अबॉर्शन का, हेल्थ का, क्योंकि ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भी है टू रिड्यूस मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट और यूनिवर्सल एक्सेस टू सेक्स एजुकेशन एंड रिप्रोडक्टिव केयर। तो ये सब कर सकते हैं। इस मॉर्टेलिटी रेट को कितना कंट्रोल कर पाएँ? अगर हम अपने कानून की बात करें, अपने देश के आंकड़ों की बात करें, तो जहां हम इस मात्र मृत्यु दर की बात करते थे तब काफ़ी दर से रिड्यूस हुआ है। मेरे पास एग्जैक्ट आंकड़े नहीं है इस वक्त, पर काफ़ी कम हुआ है मॉर्टेलिटी रेट, क्योंकि अभी सेफ अबॉर्शन हुए हैं, बेटर टेक्नोलॉजी है, बेटर अवेयरनेस है। तो और अभी जो युवा वर्ग है वो लोग ज़्यादा जागरूक भी हैं, तो मॉर्टेलिटी रेट डेफिनेटली कम हुआ है। और जितना हम देखा जाए तो अगर हम मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के पास जाएंगे या हम इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी की तरफ जाते हैं, ऐसे ही अबॉर्शन की तरफ जाते हैं, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम इस पर भी काफ़ी हद तक काबू पा पाएंगे। और महिला सशक्तिकरण की जहाँ बात होती है देश के अंदर, उसके लिए मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक कारगर साबित होगा। मैं इसमें यही कहूँगी नुमान जी की जो एक अबॉर्शन के साथ में एक जो स्टिग्मा लगा हुआ था
और उसके जो कलंक अगर मैं कहूँ तो वो महिला के माथे ही लगाते थे। तो ये जो MTP एक्ट 1971 में आया या 2021 के अंदर संशोधन हुआ, या जो बार बार जो जजमेंट्स आती हैं कोर्ट्स की, वो धीरे धीरे उसी दिशा में जा रही हैं कि महिला को हमें बराबरी का दर्जा देना है। वो सिर्फ एक बच्चा पैदा करने की वस्तु या मशीन नहीं है। तो उसके भी अपने अधिकार हैं, परंतु उन अधिकारों को, जैसे कि पहले स्टूडेंट ने भी पूछा था, कि उनको राइट टू चाइल्ड के साथ में भी, राइट ऑफ लाइफ ऑफ अनबॉर्न चाइल्ड, उसके साथ में भी बैलेंस करना पड़ेगा। तो सब जगह बैलेंस करना है। और जहाँ बात आती है जागरूकता की, जहाँ बात आती है बेदारी की, नेहा जी आपने भी कहा था कि पता नहीं हमारी महिलाएं कितनी जागरूक हैं, तो सबको जागरूक करने के लिए और देश में ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस के लिए ये प्रोग्राम, ये पेशकश भी आज इसीलिए थी ताकि लोग, हमारे जो व्यूवर्स हैं, ये जान सके कि हमारे देश में क्या कुछ कानून हैं जिनके ज़रिए आप अबॉर्शन के ताल्लुक से जानकारी हासिल कर सकते हैं और कितने वीक में मतलब आपको इसकी इजाज़त होगी और किन किन सतहों पर, किन किन कंडीशन में क्या कुछ गाइडलाइंस है जिसके तहत आप इनको करवा सकते हैं। मुझे उम्मीद है आज की इस पेशकश से हमारे व्यूवर्स ने ज़रूर कुछ ना कुछ फ़ायदा हासिल किया होगा, जानकारी हासिल की होगी। मैं अपने दोनों मेहमानों का और तमाम स्टूडेंट्स का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपने आज की इस पेशकश में शिरकत की। हम अपने नाजरीन से यहाँ पर इजाज़त लेंगे, आपको छोड़े जाते हैं कानून से मुताल्लिक़ कुछ अहम मालूमात के साथ। फिर हाजिर होंगे किसी अलग मौजू के साथ। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब। आपकी सुरक्षा है हम